नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र हमेशा की तरह आपके बीच एक बार फिर कुछ चुनौतियों को लेकर कुछ पनौतियों के बारे में। तो आज का टैगलाइन है, आज का पंच लाइन है, पनौती की चुनौती। पनौती कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इस देश को बताने की जरूरत नहीं, फिर आप तो सोशल मीडिया और प्रखर जानने बूझने वाले सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग हैं, आप तो को तो पता ही है। तो पनौती कौन है आप जानते हैं, उसकी चुनौती क्या है ये भी आप जानते हैं। लेकिन मैं क्या आपको बताना चाहता हूं वो आप नहीं जानते, तो वो मैं बताऊंगा। तो सवाल है पनौती की चुनौती। पनौती की चुनौती क्या है? देश पर पनौती छाई हुई है, देश पर पनौती लगी हुई है, जगह जगह पनौती बिखरी हुई है, जगह जगह पनौती पहुंच रही है, जगह जगह लोगों को पनौती सता रही है। बहुत से शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी घटना से जोड़ करके, छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है हमारे आपके लिए, उनके लिए माने पनौती के लिए एक छोटी घटना थी। अगर छोटी घटना नहीं मानते, हमारे 41 मजदूरों के फंसे होने को अगर छोटी घटना नहीं मानते, तो कम से कम ट्विटर पर अपने 2 शब्द तो लिख ही सकते थे। और शायद इस देश उन माताओं, बेटियों, बहनों जिनके घरों से वो आते हैं, उनके दुर्भाग्य से, हमारे और आपके दुर्भाग्य से अगर ये मजदूर बाहर नहीं आ पाते, तो शायद नरेंद्र मोदी मणिपुर की तरह इस पर भी कुछ नहीं बोलते। हालांकि वो अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब तक न बोलने वाले नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर बोल पड़े, लेक्चर भी दे डाला। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, तो मुझे पता चला कि उसमें जिस टेक्निक से सारी दुनिया की टेक्निक फेल हो गई, तो एक अपनी देसी सीधी सादी टेक्निक से जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, चूहे की खुदाई, तो उस टेक्निक से खुदाई करने वाले लोग उन मजदूरों को बचाने और निकालने में कामयाब हो गए। सोशल मीडिया से पता चला कि उनमें ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं। खैर, ये बात अलग है। मोदी जी को अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वो कपड़ों से पहचानते हैं, बोले तो क्या बोले, नाम भी नहीं लिया होगा इसीलिए उनका। लेकिन मैंने जो नोटिस किया कि ना तो उन 41 मजदूरों में फंसने वाले, टनल में फंसने वाले कोई गुजराती था, और ना ही उन्हें बचाने वालों में कोई गुजराती था। हाँ, उन्हें वहां फंसाने वालों में 2 गुजराती थे। एक था पनौती और दूसरा था अडानी। अब पनौती इसलिए था क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, पीएम है, पनौती मोदी। और दूसरा इसलिए था क्योंकि उसकी कंपनी खुदाई कर रही थी, उसका नाम है अडानी। उस अडानी की एक कंपनी वो खुदाई कर रही थी लापरवाही के साथ, जो इसी पनौती मोदी को चुनाव से पहले उद्घाटन का अवसर देने के चक्कर में सारे सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए, मजदूरों की जान दांव पर लगाते हुए खुदाई कर रहे थे, करवा रही थी। और वो कंपनी का नाम था शायद इंजीनियरिंग कंपनी नवयुग, ऐसा ही कुछ। वो भी इसी पनौती ने गन पॉइंट पर एक हैदराबाद के उद्योगपति की कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी को छीन करके, यानी गन पॉइंट मतलब ईडी, सीबीआई, और इसी को गन पॉइंट कहते हैं, हम इसी को गन पॉइंट कहते हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी को लगा करके, छीन करके अडानी को दे दी थी, यानी अब अपनी बना ली थी, यानी वो मोडानी की बन गई थी, और वही कंपनी वहां खुदाई कर रही थी। अब मेरी बात समझ में आ गई कि वहां फंसने वालों में कोई गुजराती नहीं था, उन्हें बचाने वालों में भी कोई गुजराती नहीं था। मोदी जी के दुर्भाग्य से वहां ज्यादातर उसमें हमारे मुस्लिम भाई थे। शायद वो उसमें माहिर हों, उस टेक्निक में, और जिस खुदाई के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। और मैंने कहा कि मोदी जी को थोड़ी तकलीफ ही हुई होगी, क्योंकि पहचानने में उन्हें
पहचान कर उन्हें तकलीफ हुई होगी, कपड़ों से वो पहचान लेते हैं, तो पहचान कर उन्हें तकलीफ हुई होगी कि ये कौन है। लेकिन जो सबसे बड़ी टैग बात है वो ये है कि उसमें फंसने वालों में कोई गुजराती नहीं था, बचाने वालों में कोई गुजराती नहीं था, लेकिन उन्हें वहां फंसाने वालों में दोनों गुजराती थे। चुनौती उनकी थी, पनौती और अडानी की। इन्हीं दोनों के कारण हमारे मजदूर वहां फंसे थे। अडानी पर तो कोई बोल ही नहीं रहा है। मैं अडानी का नाम ले लेता हूं तो मेरे वीडियो को ही स्लो कर दिया जाता है। आप देख ही रहे होंगे हमारे दूसरे वीडियोस अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जब अडानी का नाम जिस वीडियो में ले लूंगा उस वीडियो को स्लो कर दिया जाता है, स्प्रेड ही नहीं होता, लोगों तक पहुंचता ही नहीं। करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बात अडानी की, यहां भी वही माफिया अडानी इन बेचारे मजदूरों के जीवन को दांव पे लगाने का कारण बना। अभी बात पनौती और चुनौती की नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये शीर्षक में दे रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ आज जो हुआ उस घटना को लेकर के, जिस पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बोले थे, आज बोले। अच्छी बात है, वैसे भी वो इन चीजों में माहिर हैं, इवेंट में। अगर कहीं 2 दिन पहले भी ये बाहर आ गए होते तो शायद तेलंगाना में इनको लेकर के चुनाव प्रचार में डट जाते। आपको पता ही होगा, विश्व कप हार गए, नहीं तो राजस्थान में पूरा विश्व कप की रैली निकालते। अलग बात है। इनके लिए यानी पनौती के लिए देश मायने नहीं रखता, देश के लोग मायने नहीं रखते, उनकी जानें मायने नहीं रखती, उनके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो मणिपुर पर भी बोलते, जो अब तक नहीं बोले हैं। हाँ, 41 मजदूरों पर बोले, वो भी बाहर निकलने के बाद। तो चलिए, बोल दिए, अच्छी बात है। धन्यवाद मोदी जी आपको कि आप बोले तो सही। तो ठीक है, ये रही एक ऐसी घटना जिसमें हमारे 41 मजदूरों की जान दांव पर लगी थी, जो आज बच गई और उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही होंगी। बहुत थोड़े दिन पहले अभी आपने देखा कि कुछ हमारे जवान शहीद हो गए। उनकी एक तरफ उनकी लाशों, एक तरफ उनकी शहादत के बाद उनके शहीद का जनाजा निकल रहा था, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में अटखेलियां कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पता नहीं किसको, जिसको भी हिला रहे होंगे। अडानी को ही हिला रहे होंगे कि देख दोस्त, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ आ गया तेरे बल पे, यहाँ नहीं पहुँचता, अगर यहाँ कैसे उड़ रहा होता अगर तू नहीं होता तो, तू अपनी जहाज में बिठाकर दिल्ली नहीं पहुँचाता तो आज यहाँ नहीं होता। खैर, ये अलग बात है। मूल बात क्या है? मूल बात तो अभी शुरू हुई है। मूल बात यह है मेरे दोस्त कि पनौती की चुनौती क्या है। पनौती की चुनौती है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को पनौती की चुनौती शुरू हो रही है। 3 दिसंबर को के बाद पनौती की चुनौती, अब पनौती देश को लगेगी, देश के लोगों को लगेगी, 5 राज्यों के लोगों को पनौती लगेगी, या पनौती खुद अपने लिए चुनौती बन जाएंगे, ये देखना होगा 3 दिसंबर। जैसा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और भी जो रिसर्च सोर्सों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सामने बातें आ रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी खुद पर पनौती बनने वाले हैं। अब आगे पनौती जो है वो पनौती को ही लगेगी। पनौती अब दूसरे को नहीं लगेगी। पनौती अब किसी को हराने नहीं जाएगी। पनौती अब किसी को फंसाने नहीं जाएगी। पनौती अब किसी को जेल नहीं डालेगी। पनौती अब किसी का हक नहीं छीनेगी। पनौती अब किसी का रोजगार नहीं छीनेगी। पनौती अब किसी की खेती और जमीन नहीं छीनेगी। पनौती खुद को पनौती बनकर लगेगी। आपने देखा, किसान भी अब बाहर आ रहे हैं। किसान भी संभवतः जल्दी दिल्ली आने वाले हैं। किसान भी दिल्ली आ जाएंगे। हो सकता है फिर से घेर कर बैठना पड़े। नरेंद्र मोदी अब तक यही सोच रहे होंगे कि अच्छा बेवकूफ बनाया,
झूठा क्या कहते हैं, एक ड्रामा करके, माफ़ी मांगने का ड्रामा करके इनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि चारों खाने चित, सबको घर भेज दिया, चले गए बेवकूफ़ बन के, कुछ नहीं दिया। अब मूर्ख बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं, अभी 3 दिन का जो उनका धरना प्रदर्शन था वो ये बताने में कामयाब रहा कि किसानों का आंदोलन उतना ही मजबूत, उतना ही तेज, उतना ही धारदार, उतना ही समझदार अभी भी है, उतना ही एकजुट और उतनी ही एकता के साथ फिर मोदी के लिए चुनौती बनकर आने वाला है। तो वो भी सामने आ ही रहा है। इधर 5 राज्यों के चुनावों में नरेंद्र मोदी की हार पक्की है, ये तो निश्चित है, आप मानो या ना मानो। एक जगह तो कल चुनाव होने वाला है जहां मोदी का कोई आता पता ही नहीं है, लगेगा भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। और वैसे भी दक्षिण भारतीय तो पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी किसी अनपढ़ को वोट नहीं देते, अनपढ़ के कहने पर भी वोट नहीं देते, अनपढ़ के बरगलाने पर भी नहीं बहकते। तो यह तो निश्चित है कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी की दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। थोड़ी बहुत दाल अगर गला सकते थे राजस्थान में तो गलाते, लेकिन महारानी जी, सिंधिया जी, महारानी ने पनौती को चुनौती दे डाली। वहां की हालत आप देख रहे हैं। और सबसे तुरप का इक्का नरेंद्र मोदी की चाल, नरेंद्र मोदी पर खेल डाले हमारे गहलोत भाई। अभी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वाले के पहले चुनाव में नरेंद्र मोदी जब गुजरात में लगा, जब सर्वे आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, नरेंद्र मोदी अपने अंतिम चुनावी भाषण में यह कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे कौन वोट देगा। यानी उन्होंने गुजरात वाद का नारा दिया, गुजराती का नारा दिया। बाहर वाले को वोट दोगे, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। यही दाव अंतिम अपनी चाल में गहलोत ने भी फेंक दिया। उन्होंने भी कह डाला, बाहर वाले को एक गुजराती के कहने पर वोट डालोगे तो मैं कहां जाऊंगा। पता नहीं किस लैंग्वेज में कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैं तो ऐसे सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ही कलेक्ट करता हूं सूचनाओं को। तो वो नहले पर दहला हो गया। ऊपर से नरेंद्र मोदी पर इतना कस के पनौती चपकी कि राजस्थान में जो एक बार वोट का बटन, मतलब ईवीएम का बटन दबाने के लिए ऐसे गया करीब, तो वो सोचा अगर मैं कमल का बटन दबाया, मोदी के पक्ष में वोट डाला तो पनौती मुझे ना लग जाए। इस डर से वोट नहीं दिए, वो भी वोट गया। और इसीलिए वहां बहुत ज्यादा परसेंटेज, अच्छा एक बहुत मॉडरेट परसेंट वोट भी पड़ा। और वो वोट इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें मोदी को क्या है, झटका देना था। और जब कमल का बटन दबाए, नहीं, खुद झटके से डर गए, पनौती से डर गए। बटन दबाया तो पनौती लग जाएगी, तो वो कांग्रेस का बटन दबा दिया। रिजल्ट आपको आने वाला है, वो भी गया। अब तेलंगाना से कोई उनको उम्मीद है नहीं। तेलंगाना में भी लोग अब समझदार हो गए हैं। देख, जहां तक जो सर्वे आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार तो वहां के लोग भी अब पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए। और पढ़े लिखे तो पहले से ही हैं, समझदार तो पहले से ही हैं। अब इस बार के वोट में वो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस का बटन दबाने वाले हैं, बीआरएस को भी छोड़ने वाले हैं। अब बीआरएस और वहां एक मुल्ला मुलाजिम है, क्या नाम है उनका, ओवैसी बाबू, यानी नरेंद्र मोदी के दत्तक भाई, यानी आरएसएस के दत्तक पुत्र, अरविंद केजरीवाल की तरह आरएसएस के दत्तक पुत्र ओवैसी भाई। तो ओवैसी भाई बीजेपी के साथ हैं। अब आरएसएस के दत्तक पुत्र हैं तो बीजेपी के साथ तो रहेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका और इधर बीआरएस का, दोनों का बटन दबाने से लोग डर रहे हैं। क्यों, पूछिए। कल कोई बीआरएस का बटन नहीं दबाएगा।
ओवैसी का बटन नहीं दबाएगा। जानते क्यों नहीं दबाएगा? वो दबाते हुए डरेगा कि दबाएंगे बीआरएस पे, दबाएंगे ओवैसी पे, ओवैसी को उड़ देंगे, बीआरएस को उड़ देंगे, ये चला जाएगा पनौती के पास और वो पनौती बनकर हम लोगों पे ही बरसेगा, आम आदमी पर ही बरसेगा, आम आदमी का रोजगार छीनेगा, लोगों की जमीनें छीनेगा, लोगों का कारोबार छीनेगा, लोगों की जेबें काटेगा। राहुल गांधी बता रहे थे जेब कतरे हैं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए था राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी से, बड़ी साफगोई से एक बात कही, ये जेब कतरे हैं, पनौती जेब कतरे हैं। कैसे जेब कतरे हैं? इधर दो जेब कतरे होते हैं। एक बात तो सही है, ये अनुभव मुझे भी है कि मेरी भी जेब कट चुकी है। इसलिए एक जो है यानी नरेंद्र मोदी यानी पनौती ध्यान भटकाता है और उधर जो अडानी है वो जेब काट लेता है। आपने देखा होगा ये जब पूरा देश ताली बजा रहा था, थाली बजा रहा था, दिए जला रहा था, बिना अपने घरों में मौत के, घरों के बाहर दिए जलाकर मौत का आवाहन कर रहा था। आपने देखा मौत आई भी, लाखों लाख लोग मरे। उस समय आपके पनौती का यार अडानी नोट बना रहा था, दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच रहा था और पहुंच भी गया था। ये तो भला हो हिंडनबर्ग का टांग खींच ली, घिसक के नीचे आ गया, लेकिन मोदी जी थाम के रखे हैं। क्योंकि आपका वो 15-20 लाख वाला वादा जो था ना, 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे, वो वाला काला धन जो बताए थे नरेंद्र मोदी, काला धन 100 दिन में नहीं लाएंगे तो ये कर देना, वो कर छोड़ जाने दो यार। मोदी तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, उनके झूठ पे मत जाओ। बात ये थी कि 15-20 लाख जो आपको मिलना था, वादा किया था, वो नहीं आपको दे करके अडानी को दे दिया। विनोद अडानी के जरिए अडानी को सल्टा दिया, अडानी को खिसका दिया, अडानी को वगैरह वगैरह। तो जो अडानी को काला धन चला गया वो आपको नहीं मिला, मिलना था। हर जगह आपके हक पे कैसे, मैंने कहा कि राहुल गांधी की बात आप समझ गए होंगे, और समझ जाते तो इतना, उस समय वैसे भी राहुल गांधी इतना प्रखर रूप से नहीं बता रहे थे ना, नहीं तो लोग समझ भी जाते। आज समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी इधर ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिया जलवा रहे थे, और उधर अडानी जेब काट रहे थे लोगों की, बिना कुछ बनाए, बिना कुछ बेचे, बिना कुछ कंपनी खड़ा किए, बिना कुछ फैक्ट्री खड़ा किए, बिना कुछ मैन्युफैक्चरिंग, बिना कुछ प्रोडक्शन, बिना कुछ के ही अडानी दुनिया के दूसरे धनी बन गए। ये पनौती और चुनौती का कमाल। अडानी जो देश के लिए चुनौती बन चुके हैं भाई, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी चुनौती जो देश को, भारत को मिलने वाली है वो अडानी और मोदी से, यानी मोडानी से। खैर वो बाद में, बात की बात, अभी की बात ये है, अभी की बात ये करनी है कि पनौती की चुनौती क्या है। तो पनौती की चुनौती ये है मेरे दोस्त, बड़े सादे शब्दों में कहा जाए कि 3 तारीख के बाद पनौती को पनौती लगने वाली है। आरएसएस एक तरफ से और योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ से। जिस योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और गुजराती माफिया और गुजरात लॉबी मिलकर के निपटाना चाहती है, यानी राजनीति से बेदखल करना चाहती है, वो योगी चुनौती बनकर 3 तारीख के बाद सामने आएंगे। दूसरी चुनौती क्या होगी पनौती को? दूसरी चुनौती पनौती को यह होगी कि आरएसएस भी अब उनसे तंग आ चुका है, हाथ छुड़ाना चाहता है। पीछे से आरएसएस तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सामने से आरएसएस एक मुखौटा जरूर खड़ा करना चाहेगा, क्योंकि आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ का धुर विरोधी है। तो वो भी नितिन गडकरी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। यानी दूसरी चुनौती जो पनौती को मिलने वाली है वो है आरएसएस और गडकरी से।
बाकी रह गए दूसरे, राजनाथ, ये वो, ये खैर वैसे उसी कैटेगरी में हमारे गडकरी भी आते हैं, कायरों की लिस्ट में आते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, ये सब इनमें कायरता कूट कूट कर भरी है। अगर कायरता कूट कूट कर नहीं भरी होती तो देश इस घृणित तरीके से बर्बाद होता, गुलाम होता और खरीदा जाता, बेचा जाता, और ये चुप रहते, अपनी कुर्सी पर चिपके रहते। ऐसा तो नहीं। तो कायरता तो है, कायरता, इन कायरों से क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन है, कुछ लोग हैं जो सामने आएंगे। आरएसएस अपने अस्तित्व को सामने से बचाने के लिए, गडकरी को पीछे से बचाने के लिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है, आगे आएगा और करेगा। सामने से दिखाने के लिए मुखौटा नितिन गडकरी को पेश करेगा। इधर से योगी आदित्यनाथ की चुनौती सीधे पनौती को मिलेगी। तो पनौती की चुनौती अगर कोई है तो वो है, जो मुख्य रूप से सामने से, वो है योगी आदित्यनाथ जी, जिसे गुजरात लॉबी निपटाने में लगी हुई है। निपटा नहीं पाएगी, वो यूपी वाले हैं। वो क्या कहते हैं ना, मतलब मल्ल युद्धी होते हैं उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, सब मल्ल युद्ध जानते हैं। गिदावाला दान मारकर पटक देते हैं। पता चलता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक पता चला गर्दन पर हाथ रखे और ऐसे पकड़े, पटक दिया। तो गधावाला दान लगता है हमारे यहां कुश्ती में। वही दाव लगाएंगे योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी को, अडानी सहित सबको। तो ये पनौती की चुनौती है जो 3 दिसंबर के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही शुरू हो जाएगी। 3 दिसंबर के बाद रिजल्ट क्या आएगी, कल वोट पड़ने वाला है, सब देख लेना। जो रिजल्ट आएगा आप भी वोट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद रुझान आने लगेंगे। जो भी, वैसे भी गोदी मीडिया तो उनके पक्ष में ही दिखाएगा, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 5 राज्य मोदी जी हार रहे हैं, 5 राज्य कांग्रेस जीत रही है। ये बहुत बड़ी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह गारंटी जरूर है कि 5 राज्य मोदी हार रहे हैं। ठीक है, अब हारने के बाद इनकी चुनौतियां बता चुका हूं, क्या क्या सामने आएंगी, पनौती की क्या चुनौती होगी। ये पनौती को आगे निपटना होगा। पनौती की नीतियां, पनौती के विचार, पनौती की सोच, पनौती का कर्मधारा, पनौती का क्या कहते हैं गुजरातवाद, पनौती का गुजरातीवाद, चोर गुजरातीवाद, सब गुजरातीवाद नहीं, चोर गुजरातीवाद, पनौती का। तो ये सब कुछ अब वक्त आ गया है कि पनौती हिसाब दें देश को, और देना ही पड़ेगा। आज के लिए नमस्कार।